हमारा देश आज दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान के साथ अवस्थित है। दोस्तों आज से मैं आपको अपने हर क्लास में प्रतिदिन आपको संविधान के बारे में छोटी छोटी जानकारियां दूंगा, ठीक है। और ये जानकारियां ऐसी होंगी कि आपको संविधान बनने से लेकर वर्तमान में अवस्थित जितने भी हमारे भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं हम उनके बारे में जानेंगे, चाहे वो आपके रेलवे के ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, व्यापम हो, छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूं संविधान का संवैधानिक विकास। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारा संविधान जो है, हमारा अपना भारतीय संविधान जो है, आखिर उसके बनने की पहली सीढ़ी क्या थी, पहला प्रयास क्या था। उस कड़ी में सबसे पहले हम क्या चीज कैसे हुआ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज जब होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, क्योंकि कोई भी चीज अनावश्यक बिना कारण के नहीं होती है। तो हमारा भारतीय संविधान आखिर कैसे तैयार हुआ उसकी कड़ी में आज मैंने पहली क्लास आपकी लगाई हुई है। तो हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें इतिहास में लेकर के चलता हूं, ठीक है। देखिए दो युद्ध हुआ था, एक था आपका प्लासी का युद्ध और एक था आपका बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध को जब अंग्रेज लोग जीत लिए ना, तो जीतने के बाद क्या किए, अंग्रेज लोगों का बंगाल पे क्या हो गया, आधिपत्य हो गया। भाई मैं किसी चीज को जीत लूंगा तो वो चीज मेरी हो जाएगी। उस समय क्या हुआ, अंग्रेजों ने बंगाल पे अपना शासन आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब बंगाल में एक सुचारू शासन चलाने के लिए कि भाई हर चीज के लिए अंग्रेज लोग क्या है, नियम कानून के बहुत बहुत पक्के होते हैं। जैसे आप ब्रिटेन में देख लीजिए तो वहां के लोग रूल्स बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब ब्रिटेन वालों का यहाँ पे कब्जा हो गया बंगाल पे, तो भाई शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था। तो उस शासन व्यवस्था को चलाने हेतु कोई ऐसा कदम उठाया जाए, कुछ ऐसे नियम कानून लिखे जाएं कि हम लोग यहाँ पे उस हिसाब से अपना शासन कर सके। उसी कड़ी में पहली बार क्या आया, आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहता हूं कि आखिर 1757 में क्या हुआ था और 1764 में क्या हुआ था। आइए देखते हैं दोस्तों, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। डेट थी 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। आपको रॉबर्ट क्लाइव से एक चीज याद रखना है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव की ही देन है। अब देखिए दोस्तों, अंग्रेज लोग क्या था ना, पहले मौका खोजते थे कि हम कैसे इन पे अटैक करें, क्योंकि देखिए बिना मौका अगर मैं आपके ऊपर हम पे अगर अटैक करते तो क्या था, यहाँ के जितने भी राजा थे वो क्या होते, एक हो जाते कि अंग्रेज हम पे क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तो हम एक साथ मिलकर उनको लड़ते हैं। अंग्रेज तो जो थे, मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे भारत और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिए, ठीक है। तो ये क्या किया अंग्रेज लोग कि ये लोग ना कारण खोजते थे या कारण पैदा करते थे। फूट डालो, राज करो का शासन करो, ठीक है, या फिर इनको आपस में लड़वा दो, या तो एक दूसरे को क्या करो, अपनी सेना दे दो, भैया हम इतना पैसा लेंगे आपसे, हम आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो उसी में क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज क्या कर रहे थे, बंगाल में अपने को स्थिर करने हेतु कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे थे। उसी कड़ी में एक छोटी सी कहानी आती है 20 जून 1756 की। एक कहानी आती है दोस्तों 20 जून 1756 की। इसे कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, हिंदी में कहते हैं काल कोठरी की त्रासदी। 20 जून 1756 को क्या हुआ था, सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब, इसने क्या किया था, जब इसके पास कुछ अंग्रेज आए थे तो उसने 146 अंग्रेज व्यक्तियों को ना काल कोठरी में बंद कर दिया था। आपको याद रखना है 146 व्यक्तियों को काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसके बाद अगली सुबह केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। 23 व्यक्ति केवल जिंदा बचे थे, बाकी सारे के सारे क्या हो चुके थे, मर चुके थे। अब क्या हुआ, अंग्रेजों को एकदम एक पॉइंट मिल गया कि नहीं, हमारे व्यक्तियों को मारा है, हम इसको मारेंगे, ठीक है। और उसी कड़ी में अंग्रेजों ने क्या किया, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, आपका सिराजुद्दौला पे आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। हमला करने के पश्चात क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध जो था वो अंग्रेज जीत गए, ठीक है। और यहां से सिराजुद्दौला फिनिश। अब यहां पे जो शासन था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन चलाते थे, तो आपके अंग्रेज चलाते थे। तो आपको याद रखना है 20 जून काल कोठरी की त्रासदी। ये एक व्यक्ति है जेड हॉलवेल, ये जेड हॉलवेल के अनुसार है, ठीक है, जेड हॉलवेल की पुस्तक के अनुसार है। ये जो कहानी मैंने आपको बताई है
ये जेड हॉलवेल एक ब्रिटिश व्यक्ति हैं, उनके अनुसार था कि 146 व्यक्ति में से केवल 23 जिंदा बचे थे और इसे ही क्या कहा गया, काल कोठरी की त्रासदी कहा गया। आपसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछता है कि जो आपका प्लासी का जो युद्ध हुआ है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो प्लासी आपको ध्यान रखना है, प्लासी भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, मुर्शिदाबाद जिले में से बिलोंग में है, ये अवस्थित है ये, और प्लासी आपका भागीरथी नदी के तट पर है। बिल्कुल पक्का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में फंस चुका है। अब देखिए 1757 के बाद अगली कड़ी जोड़ते हैं हम, 1764 में होता है दोस्तों बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो युद्ध था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों की तरफ से थे सेनापति हेक्टर मुनरो, अंग्रेज के साइड से हेक्टर मुनरो, और जबकि भारतीयों के साइड से 3 मुख्य व्यक्ति थे, मीर कासिम बंगाल का नवाब, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कौन कौन? अंग्रेज की तरफ से कौन था सेनापति, हेक्टर मुनरो, इधर से आपके बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। आप सोचिए ये युद्ध भी अंग्रेज जीत गए, ये युद्ध भी अंग्रेज जीत गए, और इस युद्ध को जीतने के पश्चात क्या होता है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को क्या करते हैं, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के अनुसार 1765 में इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अपने संरक्षण में ले लेती है। ठीक है, मतलब शाह आलम द्वितीय को हम कुछ पेंशन देंगे, आप चुपचाप अपना बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, तो ये दो आपके मुख्य सबसे थे, 1757 और 1764 का आपका युद्ध। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब आधिपत्य स्थापित होने के बाद भाई हम कहीं भी कोई काम करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम कानून, कायदे कानून, इवन हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में ऐसा नहीं है कि हम मेन्यू खोलेंगे और कॉल सेटिंग खुल जाएगा, कुछ खोलेंगे, कुल नियम कानून से चलता है हमारा फोन। उसी प्रकार हमारा देश भी एक नियम से चलता है। ठीक है, हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, हमारा संविधान हमारी रक्षा करता है, और संविधान और हमारे मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे न्यायालय हैं। उसी प्रकार से बंगाल में क्या हुआ, जब उन्हें अपना शासन स्थापित करना था तो उसी कड़ी में एक पहली बार एक श्री गणेश किया गया, कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, हम उसके हिसाब से काम करेंगे भाई। ठीक है, तो उस समय लॉर्ड नॉर्थ वहां के ब्रिटेन के पीएम थे, उन्होंने एक सीक्रेट कमेटी, गुप्त समिति का गठन किया था। उस गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट का श्री गणेश किया गया। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा बताऊंगा इस चीज में। ठीक है, बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, यहां पे पहला अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ प्रमुख खास बातें जो आपके परीक्षा में आपसे हमेशा पूछी जाती हैं या पूछ सकती हैं, वो था पहला कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, जिसके तहत पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। अभी भारत की बात नहीं हो रही है ना, बंगाल की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट, कलकत्ता में एक एपेक्स न्यायालय के रूप में, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में एपेक्स न्यायालय के रूप में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्फे। ठीक है, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहां बोलेगा तो फोर्ट विलियम कॉलेज में एपेक्स न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड, चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। बंबई और मद्रास को भी अब क्या किया गया, कलकत्ता के अंडर में ला दिया गया। कंपनी को भारत में इसके राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। मतलब जो कंपनी भारत में शासन कर रही थी ब्रिटिश सरकार की अनुमति से, अब ब्रिटिश सरकार को यह बताना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया कि भाई आप कंपनी वाले, आपकी कितनी सैन्य टुकड़ियां भारत में हैं, आप कितना व्यय कर रहे हो, आपको कितनी आमदनी हो रही है, आप व्यापार किस किस चीज का कर रहे हो, ये सारी की सारी बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना अब इस एक्ट में क्या कर दिया गया था, मस्ट कर दिया गया था कि अब आपको बताना ही पड़ेगा कि आप वहां पे क्या काम कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको पॉइंट वाइज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कोई फालतू बात नहीं है इसमें। ठीक है, बिल्कुल आपके जो काम की चीजें हैं बस उतनी ही चीजें यहां पे आई हैं। ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब दोस्तों क्या होता है, हम छत पे चढ़ना चाहते हैं तो इकट्ठा तो हम छत पे नहीं चढ़ सकते हैं कूद करके। हम क्या करते हैं, पहली सीढ़ी लेते हैं, उसके बाद दूसरी सीढ़ी, उसके बाद तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी। तो आज जो हमारा भारतीय संविधान है वो भी आप छत समझ लीजिए, और उसके चढ़ने के लिए ये पहली सीढ़ी थी। इसके बाद आता है दूसरी सीढ़ी दोस्तों, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं संशोधात्मक अधिनियम। इसमें क्या किया गया, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया।
कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि या कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और दूसरी चीजें भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, उन कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। एक्चुअल में पिट्स जो है ये उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, पिट्स द यंगर, उनका पूरा नाम था पिट्स द यंगर, उनके नाम पे पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कई बार पूछता है कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ। तो दोहरे प्रशासन का जो आरंभ हुआ वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे व्यापारिक मामलों के लिए, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे राजनीतिक मामलों के लिए। यह था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहां पे खत्म होता है आपका एक्ट। इसके बाद शुरू होता है चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, कुल 4 चार्टर अधिनियम पढ़ने हैं, बिल्कुल सरल है। एक को आपको याद रखना है, 1784 के बाद आता है 1793, इसमें 20 साल जोड़ेंगे तो आपका आता है 1813, इसमें 20 साल जोड़ेंगे तो आता है 1833, इसमें 20 साल जोड़ेंगे तो आता है 1853। 20-20 साल के अंतर पे आपके 4 चार्टर अधिनियम आए, 1793, 1813, 1833, 1853। आज हम सिर्फ 2 को पढ़ेंगे, 1793 और 1813 को। 1833 से लेकर जितना भी आगे है वो हम अगली क्लास में इसको डील करेंगे। पहला है हमारा 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे यहाँ पे भारत में कंपनी के, उनको वेतन और भत्ते की जो व्यवस्था थी अब वो भारतीय राजस्व से ही दी जाने लगी। अब ठीक है, अभी तक क्या था, वो ब्रिटेन उनको फंडिंग करता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब उनको भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। और भारत में पहली बार जमींदारी प्रथा का जो आगाज था, जमींदारी प्रथा की जो शुरुआत थी, वो इसी अधिनियम में 1793 के चार्टर अधिनियम में शुरू की गई। कह सकते हैं कि संविधान बनने की कड़ी में पहला चार्टर अधिनियम था 1793 का चार्टर अधिनियम। बात करते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम की। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर कंपनी की तरफ से 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। आपसे सवाल पूछता है कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया या किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया गया। आपको चारों चार्टर अधिनियम के नाम दिए होंगे, 1793, 1813, 1833, 1853। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है, 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ कि प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। पहली बार भारत में ईसाई मिशनरीज को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान की गई। इसके पहले तक जो पादरी होते हैं ईसाई में, उनको भारत आने पर प्रतिबंध था, वो भारत नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो 1813 के अधिनियम में क्या किया गया, पहली बार उन्हें भारत में आकर अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति भी प्रदान कर दी गई। दूसरा पॉइंट ये बोलता है, अब यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कंपनी शासन कर रही थी, कंपनी को कहा कि भैया आपका भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको खत्म करते हैं हम। आपका काम क्या रहेगा, चीन के साथ आप व्यापार करो और पूर्वी देशों के साथ आप चाय के व्यापार को 20 वर्ष तक आपको एकाधिकार दे दिया गया। मतलब 1813 से लेकर के 1833 तक आप व्यापार कर सकते हो। हम जब आगे पढ़ेंगे 1833 के अधिनियम में, तो वहां पे ब्रिटिश सरकार क्या करती है, कंपनी के हाथ से सारा का सारा व्यापारिक एकाधिकार छीन लेती है। बोलती है कि अब सिर्फ और सिर्फ आप शासन करेंगे भारत पे, आपका कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, आप सिर्फ शासन करेंगे और पूरी रिपोर्ट किसको करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को करेंगे। ब्रिटेन की जो संसद है उसको आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी बात करेंगे। तो कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को अगले 20 वर्षों तक एकाधिकार प्राप्त रहा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 1813 के चार्टर अधिनियम में मैं आज की क्लास को आपका यहां पे रोकता हूं। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, पहले रिवीजन थोड़ा सा शॉर्ट पे अपन करेंगे, उसके बाद तुरंत हम 1833 के अधिनियम से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से मैं आपको संविधान इतने अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूं, बिल्कुल वही पॉइंट हम पढ़ेंगे, फालतू की कोई कहानी नहीं पढ़ेंगे। कोई देखिए, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था, क्यों बना आखिर, क्यों आखिर हुआ, यहां से हमने डील किया। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके कभी ना कभी रेलवे में भी आ चुके हैं, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, और कभी ना कभी आपके व्यापम या छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1833 के अधिनियम से मैं स्टार्ट करूंगा और जहां तक मैं कवर कर सकता हूं करूंगा। धीरे धीरे मेरा प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी हम संवैधानिक विकास से उठ करके संविधान कैसे बना हमारा, उसमें क्या क्या आया, पहला हमारा जो कैबिनेट मिशन था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी जो पहली अंतरिम सरकार थी, फिर पहली हमारी स्वतंत्र सरकार बनी। ठीक है, पहला चुनाव हुआ। तो
तो धीरे धीरे उस कड़ी में भारतीय संविधान में प्रस्तावना, ठीक है, कहाँ से हम क्या लिए हैं, स्रोत क्या है, अनुसूची के बारे में शॉर्ट में बिल्कुल जितना आपके काम लायक है, जितना आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, मैं कोशिश करूंगा कि उनको आपको लेक्चर्स के थ्रू ऐसा प्रोवाइड करूं कि बिल्कुल आपको यहाँ बाय हार्ट सीधे सीधे आपको याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद धीरे से हम भाग 5 राष्ट्रपति भी कवर करेंगे। राष्ट्रपति में भी हम फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, जितनी चीजें याद करनी है हमको डेली बार बार रिवाइज करेंगे, डेली बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वो हमें बिल्कुल याद हो जाएंगी। इस तरह से संविधान आपका इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आपका कोई भी एग्जाम हो वहां एटलीस्ट आप देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ अब मैंने ये पढ़ा हुआ है, मुझे अभी आता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो इसे जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।